पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि गॉडेस ऑफ लाइफ और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बातचीत चल रही थी। अब आगे देखेंगे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने गॉडेस ऑफ लाइफ को जलती हुई नजरों से देखते हुए कहा, तुमने मेरे खिलाफ जाने का फैसला कर ही लिया है ना? गॉडेस ऑफ लाइफ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप उसे देखती रही। इस समय वह क्या सोच रही थी, यह कोई नहीं जानता था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ठंडी आवाज में बोला, ठीक है, फिर आज हम ताकत के आधार पर ही बात करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम सी गॉड को कैसे बचाओगी। मैंने गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड को इसलिए जाने दिया था क्योंकि मैं तुम सबको एक साथ खत्म करना चाहता हूं। सी गॉड का साथ देने वाले बाकी देवता इस गॉड फॉरबिडन कासल में बंद हैं। तुम भी उन्हीं में से हो। अगर तुम हार गई तो यहीं रुकोगी और वह सब देखोगी जो मैं आगे करने वाला हूं। मैं तुम्हें सच्चाई से साबित कर दूंगा कि तुम्हारा फैसला गलत है। इससे पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स को आदेश दिया था कि वे सी गॉड के साथियों पर हमला करें ताकि सी गॉड की कुल शक्ति को कमजोर किया जा सके। सी गॉड के समर्थकों में जिनका उससे सबसे गहरा संबंध था, वही थे जो डुलुओ कॉन्टिनेंट से उसके साथ गॉड रियल्म आए थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि अभी कितने देवता सी गॉड का समर्थन कर रहे हैं, यहां तक कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इसे पूरी तरह साफ नहीं जानता था। लेकिन उसके पास गॉड रियल्म की आधे से ज्यादा सबसे ताकतवर युद्ध शक्ति का नियंत्रण था, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। वह यहीं इंतजार कर रहा था। पिछली बार जब गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड यहां आए थे, तब भी उसे पता था कि वे आए थे। उसने जानबूझकर उन्हें जाने दिया, सिर्फ इसलिए ताकि सी गॉड का समर्थन करने वाले सारे देवता खुद चलकर यहां आ जाएं। इसके लिए वह पूरी तरह तैयार था। गॉड रेल्म में यह उथल पुथल टलने वाली नहीं थी और सब कुछ एक ही लड़ाई में निपटा देना सबसे आसान तरीका था। यही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की योजना थी। सच कहें तो वह सफल भी हुआ। लेकिन जो बात खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने भी नहीं सोची थी, वह यह थी कि सामने वाली तरफ आखिर में पूरे 9 फर्स्ट लेवल गॉड्स मौजूद होंगे। इसके अलावा उनकी अगुवाई खुद उसकी पत्नी कर रही थी। गॉडेस ऑफ लाइफ ऊपर तैरती हुई आगे बढ़ी और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ उड़ चली। उसके शरीर से हल्की हरी रोशनी फैलने लगी। यह हरी रोशनी बेहद चमकदार थी और अनगिनत हरे पत्तों से बनी हुई लग रही थी। एक पल में ही पूरा आसमान जीवन की सांसों से भर गया। इस जीवन ऊर्जा के दायरे में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के डिस्ट्रक्टिव थॉट्स काफी कमजोर पड़ गए और उन्हें लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। गॉडेस ऑफ लाइफ के पीछे गहरे एमरल्ड ग्रीन रंग की एक मजबूत प्रकाश दीवार गॉड फॉरबिडन कास्टल को ढक चुकी थी। साफ था कि वह अंदर मौजूद देवताओं की रक्षा कर रही थी। गॉडेस ऑफ लाइफ के पीछे पीछे आए 7 एलिमेंटल गॉड, साथ ही गॉड ऑफ इमोशंस और रॉन्ग निम्बिंग भी हरकत में आ गए। वे बिखर गए और गॉड ऑफ लाइफ के पीछे हवा में तैरने लगे। इन सभी देवताओं के सिर के पीछे अलग अलग रंगों के 7 छल्लों वाले लाइट व्हील्स चमक उठे। ये लाइट व्हील्स बेहद तेज थे और इतने सारे फर्स्ट लेवल गॉड की दबाव भरी आभा ने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। दूसरी ओर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ भी यही स्थिति थी। उसके पीछे 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स और कवच में मौजूद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक सीध में खड़े थे। उनके सिर के पीछे भी 7 छल्लों वाले हेलोस थे। फर्क बस इतना था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का हेलो चांदी जैसा था, जबकि बाकी ओरिजिनल सिन गॉड्स के लाइट व्हील्स गहरे और अंधेरे रंग के थे, जो सामने खड़े एलिमेंटल गॉड्स से एकदम उलटा दृश्य पेश कर रहे थे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने गॉडेस ऑफ लाइफ को घूरते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तुम सच में मेरी दुश्मन बनना चाहती हो? जैसे ही उसने यह सवाल किया, उसकी अपनी आभा लगातार बढ़ती चली गई और चरम पर पहुंचने लगी। गॉडेस ऑफ लाइफ की आंखों में गहरी उदासी थी। उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखा। उसके होंठ हिले जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा। उसकी यह खामोशी और उदास रूप देखकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखों में लाल चमक कई बार चमकी। ठीक है, अगर यही है तो फिर अपनी ताकत से सच्चाई साबित करते हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आसमान की ओर दहाड़ लगाई। उसके सिर के पीछे मौजूद 9 छल्लों वाला लाइट व्हील अचानक बेहद तेज चमकने लगा। बैंगनी काली रोशनी और धुंध आसमान की ओर उठी और अंत में एक भयानक शक्तिशाली डिस्ट्रक्शन गॉड थंडर बन गई, जो पूरे आकाश में गरजने लगी। गॉडेस ऑफ लाइफ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, दोनों बाहें फैलाईं और गहरे हरे रंग की एक शक्तिशाली रोशनी का गोला अचानक आसमान की ओर जा टकराया, जो सीधे उस बैंगनी बादल में घुस गया। सीड ऑफ लाइफ, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ये 4 शब्द लगभग नफरत से भरे स्वर में कहे।
वह एमरल्ड ग्रीन रोशनी का गोला आसमान में फैले विशाल डिस्ट्रक्शन क्लाउड के सामने बहुत छोटा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, गरजते बादलों के बीच अचानक एक मधुर दिव्य संगीत गूंज उठा। डिस्ट्रक्शन की सांसें हैरान कर देने वाली रफ्तार से धीमी होने लगीं और आसमान का रंग भी धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा। गॉडेस ऑफ लाइफ और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक ही युग के देवता थे और दोनों की शक्ति बेहद प्रचंड थी। कुल कल्टीवेशन के मामले में गॉडेस ऑफ लाइफ बिल्कुल भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कमजोर नहीं थी, बल्कि गॉड रेल्म में उसके अस्तित्व का महत्व गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी कहीं अधिक था। जब वह सामने आई तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पीछे खड़े सैकड़ों देवताओं की आंखों में हलचल दिखने लगी। कोई भी इस जीवन देने वाली देवी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब हालात यहां तक पहुंच चुके थे। चाहकर भी वे पीछे नहीं हट सकते थे। अब वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने और अपनी पत्नी के बीच के इस मामले को ठीक से संभाल लें। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गरजते हुए बोला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आओ, आओ। यह कहते ही उसका शरीर अचानक बैंगनी रोशनी के एक गोले में बदल गया और तेजी से आसमान की ओर बढ़ गया। जैसे किसी खिंचाव के साथ गॉडेस ऑफ लाइफ भी नीली रोशनी में बदल गई, आसमान की ओर उठी और पल भर में ही बादलों के बीच गायब हो गई। हवा में गॉडेस ऑफ लाइफ की आवाज गूंजी, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोकूंगी। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके सी गॉड के परिवार को बचाओ और सी गॉड से कहो कि वह पूरी स्थिति को संभाले। वह इतना ही कर सकती थी। रोंग नियानबिंग की अगुवाई में मौजूद देवताओं ने एक साथ सिर हिलाया। वहीं 7 एलिमेंटल गॉड्स भी एक साथ आगे आए, अपनी अपनी एलिमेंटल पावर को इकट्ठा करते हुए 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स के सामने जा खड़े हुए। सब फर्स्ट लेवल गॉड्स थे, 8 बनाम 8। कुल शक्ति कितनी भयानक होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। गॉड रेल्म में यह टक्कर धरती आसमान हिला देने वाली थी। पूरे गॉड रेल्म में कुल मिलाकर सिर्फ 18 फर्स्ट लेवल गॉड्स थे। अगर रोंग नियानबिंग को जोड़ लिया जाए, जिसने अपना गॉड का पद छोड़ दिया था, तो संख्या 19 हो जाती है। इस समय 17 फर्स्ट लेवल गॉड्स यहां मौजूद थे, सिर्फ 2 गायब थे। इन 2 फर्स्ट लेवल गॉड्स में से एक सी गॉड था और दूसरा रहस्यमय व अनुमान से परे गॉड ऑफ टाइम। कहा जा सकता था कि पूरे गॉड रेल्म की सबसे ताकतवर शक्ति यहीं इकट्ठा हो चुकी थी। गॉड ऑफ इमोशंस ने बटरफ्लाई गॉड का हाथ थामा। वह इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ, बल्कि मुड़कर सीधे फॉरबिडन कासल की ओर उड़ गया। उनका लक्ष्य वही जगह थी जहां सी गॉड और गॉडेस ऑफ लाइफ को कैद किया गया था। हां, सिर्फ सी गॉड को बचाकर ही वे इस लड़ाई की दिशा सच में बदल सकते थे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स लड़ रहे थे, लेकिन बाकी सेकंड लेवल और थर्ड लेवल गॉड्स ने कोई हरकत नहीं की। उन्होंने गॉड ऑफ इमोशंस को रोकने का भी कोई इरादा नहीं दिखाया और उसके साथ बटरफ्लाई गॉड को फॉरबिडन कासल की ओर उड़ जाने दिया। जब वे खिड़की तक पहुंचे तो गॉड ऑफ इमोशंस चौंक गया। सी गॉड वहां मौजूद नहीं था और न ही वह बाहर की स्थिति पर ध्यान दे रहा था। उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके जाने के दौरान क्या हुआ था। अगर सी गॉड के साथ कोई अनहोनी हो गई हो तो अब क्या किया जाए? लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने तो पहले कहा था कि वह सी गॉड के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वूटोंग? गॉड ऑफ इमोशंस ने अपने पास खड़ी टैंग वूतोंग को पुकारा। टैंग वूतोंग की आंखों में बैंगनी सुनहरी रोशनी के 2 गुच्छे चमक उठे। उसके माथे पर सी गॉड्स ट्राइडेंट का रून चमकने लगा। लेकिन जैसे ही वह रून सक्रिय हुआ, तंग वूतोंग का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके पिता से जुड़ी चेतना में तेज उथल-पुथल हो रही है। चेतना में इतनी जोरदार हलचल का मतलब था कि विचार बुरी तरह डगमगा रहे थे। वह महसूस कर सकती थी कि सी गॉड की आभा बेहद अव्यवस्थित हो चुकी थी। आखिर हो क्या रहा था? आसमान में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉडेस ऑफ लाइफ आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे को जटिल भावनाओं से देखते हुए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने भारी आवाज में कहा, क्यों? तुम्हें आना ही क्यों पड़ा? अगर तुम लाइफ फॉरेस्ट में ही रहती और इसके खत्म होने का इंतजार करती तो कितना अच्छा होता। तुम्हें आना ही क्यों पड़ा? फैसला लेने के बाद मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ आकर यह सब करो, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं। तुम इससे सहमत नहीं होती। इसलिए मैंने बस तुमसे यही गुजारिश की थी कि लाइफ फॉरेस्ट मत छोड़ो, वहीं रहकर इसके अंत का इंतजार करो। क्या यह ठीक नहीं था? गॉडेस ऑफ लाइफ ने उलझी हुई नजरों से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखा, हल्के से सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती है। मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। उसकी बात सुनकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का शरीर हल्का सा कांप गया और वह हैरानी से उसे देखने लगा। गॉडेस ऑफ लाइफ,
बुदबुदाई। एक पत्नी के रूप में, चाहे तुम कुछ भी करो, मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था और तुम्हारा साथ देना चाहिए था। लेकिन हमारी प्रकृति एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। अगर मैं इस काम में तुम्हारा साथ देती, तो यह मेरे क्रिएशन के मूल को हिला देता। ऐसे में सिर्फ गॉड रेल्म ही नहीं, बल्कि हमारे अधीन आने वाले निचले लोग भी विनाश का सामना करते। लाइफ और क्रिएशन ही सभी संसारों की स्थिरता की नींव है। इसलिए मैं यह नहीं कर सकती, मैं तुम्हें यह करने में समर्थन नहीं दे सकती। मुझे माफ कर दो पति। अगर कहा जाए कि पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गुस्से और हैरानी से भरा हुआ था, तो जैसे ही गॉडेस ऑफ लाइफ ने पति शब्द कहा, उसकी आभा अचानक कमजोर पड़ गई। वह उसे देखता रहा, हल्की सांस भरी और धीरे से सिर हिला दिया। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। मैं तुम्हारी मजबूरी कैसे नहीं समझ सकता। हम पति पत्नी हैं, इसीलिए तो मैंने तुम्हें लाइफ फॉरेस्ट में रहने दिया था। जब तक तुम दखल नहीं देती, मैं पहले से ही संतुष्ट था। तब तुमने मुझसे सहमति जताई थी, है ना? फिर क्यों? तुम फिर से यहां क्यों आई? अगर तुम यहां नहीं आती, तो उनमें मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं होती। गॉडेस ऑफ लाइफ ने अचानक सिर उठाया और जलती हुई आंखों से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को घूरते हुए कहा, तो मुझे बताओ, सच बताओ, क्या तुमने फॉरबिडन लैंड की शक्ति का इस्तेमाल किया है? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सिर के पीछे मौजूद लाइट व्हील हल्के से कांपा और उसकी आवाज एकदम रुक गई। गॉडेस ऑफ लाइफ ने पीड़ा में आंखें बंद कर लीं। तुमने वहां की शक्ति का इस्तेमाल क्यों किया? क्या तुम्हें पता है इससे गॉड रेल्म पर क्या असर पड़ सकता है? तुम गॉड रेल्म के लॉ एनफोर्सर हो। कानून जानते हुए भी तुम कानून तोड़ कैसे सकते हो? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अचानक दहाड़ उठा। नहीं, मैंने वहां की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने नहीं किया, गॉडेस ऑफ लाइफ ने कहा। क्या सच में ऐसा नहीं है? फिर तुमने सी गॉड को यहां कैद क्यों किया? सी गॉड ने ही मुझसे कहा था कि तुमने उस जगह की शक्ति का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं वापस आई। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती और मैं कभी भी तुम्हारे काम में रुकावट नहीं डालना चाहती थी। मुझे यह भी नहीं लगा कि तुमने जो किया वह जरूरी तौर पर गलत ही था। चाहे इसमें खतरा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुम्हारे साथ बांटने को तैयार थी। लेकिन तुम्हें उस जगह की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। कुछ पल रुकने के बाद वह गंभीरता से बोला, नहीं, हाँ। अब गॉडेस ऑफ लाइफ हैरान रह गई। क्या सच में ऐसा था? वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसका पति स्वभाव से बेहद अहंकारी था, लेकिन वह कभी झूठ नहीं बोलता था। भले ही वह जिद्दी हो और शक्ति की तीव्र चाह रखता हो, लेकिन वह उसके साथ कभी झूठ या धोखा नहीं करता था। अगर उसने ऐसा कहा है, तो बात सच ही होगी। लेकिन सी गॉड भी ऐसा नहीं था जो झूठ बोले। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अपने पति के साथ इस टकराव की वजह से उसने सच में झूठ कहा हो? यह बात गॉडेस ऑफ लाइफ को बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं लग रही थी। गॉडेस ऑफ लाइफ ने हैरानी से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कहा, सी गॉड ने गॉड ऑफ इमोशन से कहकर मुझे यह बात बताई थी कि तुमने उस फॉरबिडन जगह की शक्ति को सक्रिय किया है, नहीं तो मैं यहां आती ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि सी गॉड ने झूठ बोला हो? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अचानक चुप हो गया। गॉडेस ऑफ लाइफ के सवाल के सामने उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं यह नहीं कह सकता कि वह झूठ बोल रहा है। यह सुनकर गॉडेस ऑफ लाइफ और भी उलझ गई। वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखती रही और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आह भरी और कहा, इस मामले में मैं सच में कुछ हद तक मजबूर हो गया था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा भी था। हाँ, मैंने फॉरबिडन लैंड की थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल किया है, लेकिन वह उस फॉरबिडन शक्ति को पूरी तरह मुक्त करने के लिए नहीं था। उसके साथ सहयोग करना तो और भी असंभव है। मैंने सिर्फ सी गॉड को सील करते समय फॉरबिडन शक्ति का बहुत ही छोटा सा अंश इस्तेमाल किया था, जिससे थोड़ी सी फॉरबिडन शक्ति बाहर रिस गई। यह फॉरबिडन शक्ति पूरे गॉड रेल्म के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। उसकी गंभीरता को जाने बिना मैं इसे कैसे मुक्त कर सकता हूं? ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। लेकिन मुझे सी गॉड से सच में डर लगता है। आखिरकार उसके पास एक ही समय पर दो गॉड पोजीशंस हैं और वह उनके बीच बदल सकता है। उस समय गॉड ऑफ शूरा की शक्ति मेरी शक्ति को काफी हद तक दबा देती थी। मेरी अपनी शक्ति उसे पूरी तरह सील करने के लिए काफी नहीं थी। इसलिए मैंने अपनी सील में फॉरबिडन शक्ति की एक बहुत पतली सी परत मिला दी। इससे सी गॉड चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके लिए सील तोड़ना नामुमकिन हो गया। अब तो चाहे तुम हो, मैं हो या फिर गॉड ऑफ गुड और गॉड ऑफ इविल वापस आ जाए, सी गॉड के लिए सील तोड़ना बिल्कुल असंभव है। वह हमेशा के लिए सील रहेगा और सिर्फ एक साधारण गॉड बनकर रह जाएगा। इसलिए सच कहूं तो आज तुम्हारे आने से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा।
मैं तो यह देखने का इंतजार कर रहा था कि कितने गॉड्स मेरी शक्ति के खिलाफ खड़े होंगे। बस मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद यहां आ जाओगी, और आखिरकार आ ही गई। मेरा दिल बहुत दुखता है, ये तुम जानती हो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ये बातें सुनकर गॉडेस ऑफ लाइफ का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। उसने जलती हुई आंखों से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हुए गहरी आवाज में कहा, डिस्ट्रॉयर, क्या तुमने सच में अपनी शक्ति के लिए सी गॉड को हमेशा के लिए सील कर दिया? क्या तुम्हें पता है कि इसका गॉड रेल्म पर क्या असर होगा? गॉड शूरा हमारे गॉड रेल्म कमेटी के 5 सुप्रीम गॉड्स में से एक है। उसके बिना गॉड रेल्म कमेटी का संतुलन टूट जाएगा और पूरा गॉड रेल्म अराजकता में डूब सकता है। और तुमने उस फॉरबिडन शक्ति को उधार लिया है, चाहे वह सिर्फ एक छोटा सा अंश ही क्यों ना हो। तुमने सी गॉड को यहां कैद किया ताकि उसके सील में मौजूद फॉरबिडन शक्ति इस गॉड फॉरबिडन जगह की फॉरबिडन सांसों से पूरी तरह सक्रिय हो जाए, है ना? ऐसा होने पर उसकी डिवाइन पावर धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और वह सच में हमेशा के लिए सील हो जाएगा। तुम यह कैसे कर सकते हो? चाहे जैसे भी देखो, हम सी गॉड के दुश्मन नहीं हैं। भले ही तुम्हें उससे डर लगता हो, लेकिन तुमने जो किया है वह उसे पूरी तरह तबाह कर देने जैसा है। यह कहते हुए गॉडेस ऑफ लाइफ की आंखों में गहरी चिंता, दर्द और उससे भी ज्यादा निराशा साफ झलकने लगी। पहले उसे नहीं लगा था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने जो किया वह गलत है, इसलिए उसने चुपचाप मान लिया था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पति की शक्ति की लालसा इतनी बढ़ जाएगी कि वह सी गॉड के साथ इतना निर्दयी व्यवहार करेगा। हालांकि उसने सी गॉड को मारा नहीं, लेकिन यह तरीका उसे मारने से भी कहीं ज्यादा क्रूर था। किसी गॉड से उसकी पूरी शक्ति छीन लेना गॉड रियल्म में सबसे कठोर सजा मानी जाती है। ड्रैगन गॉड वॉर जैसी विशेष परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो बिना शक्ति के गॉड्स के लिए गॉड रियल्म में जीवित रहना बेहद कठिन होता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुप रहा। उसके दिल में पछतावे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसे कभी चैन नहीं मिलता। सी गॉड की शक्ति बहुत ज्यादा थी। अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। एक सुप्रीम गॉड को साधारण सील से सील करना लगभग असंभव है, और अगर किसी तरह सील सफल भी हो जाए तो वह सिर्फ थोड़े समय तक ही टिकता है। इसी वजह से उसने यह तरीका अपनाया। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि इससे उसकी पत्नी पूरी तरह नाराज हो जाएगी। उसके दिल में गॉडेस ऑफ लाइफ का दर्जा बेहद ऊंचा था। अगर उसके दिल में शक्ति की चाहत के बराबर कोई चीज थी तो वह गॉडेस ऑफ लाइफ ही थी। भले ही गॉडेस ऑफ लाइफ उसे डांटती या मारती, लेकिन वह इस समय उसकी आंखों में निराशा नहीं देखना चाहता था। उस निराशा में छुपा दर्द कैसा होगा, यह आसानी से समझा जा सकता था कि इस वक्त गॉडेस ऑफ लाइफ क्या महसूस कर रही होगी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ करना लाइफ, शायद मुझसे गलती हो गई, लेकिन बात अब यहां तक आ चुकी है और इसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं है। अब मैं बस आगे बढ़ सकता हूं। मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब हम मिलकर कोशिश करेंगे कि उसके सील को हटाने का कोई तरीका ढूंढें, ठीक है? गॉडेस ऑफ लाइफ ने आह भरी और कहा, डिस्ट्रॉय, मैं तुमसे लड़ूंगी नहीं। उसकी बात सुनते ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत खुश हो गया। आखिरकार उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता अब भी था। बहुत अच्छा, तो तुम यही मेरा इंतजार करो, और जब मेरा काम हो जाएगा तब हम गॉड रेल्म कमेटी में वापस लौट चलेंगे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने जल्दी से कहा। गॉडेस ऑफ लाइफ ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम अभी यहां से गए तो मैं अपनी गॉडहुड नष्ट कर दूंगी और यहीं पूरी तरह समाप्त हो जाऊंगी। इसे सी गॉड के परिवार के लिए मेरा इनाम समझ लेना। क्या? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। ऐसी बातें यूं ही नहीं कही जाती। ऊपर से गॉडेस ऑफ लाइफ के शब्दों में दृढ़ता थी और उसके चेहरे पर साफ संकल्प झलक रहा था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का दिल डूब गया। वह गॉडेस ऑफ लाइफ को देखता रहा। उसकी लाल आंखों में हिचकिचाहट साफ दिख रही थी। गॉडेस ऑफ लाइफ ने आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सच में नहीं चाहती थी कि उसका पति ऐसा बन जाए। जैसा भी हो, वह उसका पति है। वह उससे लड़ेगी नहीं, लेकिन वह उसके लिए एक सील की तरह है। अगर वह उसे बांधना चाहे तो वह कर सकती है। अपने लाइफ प्रेयर सेरेमोनी के चौंकाने वाले नतीजों को याद करते हुए गॉडेस ऑफ लाइफ के दिल में बाहर से कहीं ज्यादा दर्द था। उसे पहले ही साफ समझ आ गया था कि उस प्रार्थना समारोह का ऐसा परिणाम क्यों आया। यह सब शायद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से ही हुआ था। असल में वह उससे नफरत नहीं करती थी, न ही उसे दोष देती थी। उसे बस उसके लिए अफसोस था। उसने अपने दिल में तय कर लिया था कि अब से वह हमेशा उसके साथ रहेगी और कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। गॉडेस ऑफ लाइफ के आंसू देखकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आगे बढ़ा और धीरे से उसे गले लगा लिया। मुझे माफ करना।
मुझे नहीं पता था कि मेरे की से तुम्हें इतना दर्द होगा। यह मेरी गलती है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि भले ही मैं अभी कुछ ना करूं, फिर भी यह सब अब बदला नहीं जा सकता। एक 108 स्तंभों का असर दिखाना शुरू कर दिया है और गॉड रेल्म का विस्तार भी शुरू हो चुका है। नीचे के देवता मेरे लोगों को हरा नहीं सकते। भले ही उनके पास एक और लेवल 1 गॉड है, लेकिन वह मेरी तरफ है। मेरे पास उनसे सैकड़ों देवता ज्यादा हैं। जब तक सी गॉड सील नहीं तोड़ता, कोई इसे रोक नहीं सकता। और सी गॉड, वह उस सील को तोड़ ही नहीं सकता। गॉडेस ऑफ लाइफ उसके सीने से लगी रही और हल्के से सिर हिलाया। नहीं, अब यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। बस मेरे पास रहो, ठीक है? मैं बस तुम्हारे साथ शांति से रहना चाहती हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। क्या यह ठीक है? गॉडेस ऑफ लाइफ के इस रवैये से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़ा हैरान था। यह पहली बार था जब उसने गॉडेस ऑफ लाइफ को इस हालत में देखा था। फिर भी उसने बिना हिचक सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नीचे जो हो रहा है, उन्हें वही करने दो, ठीक है? गॉडेस ऑफ लाइफ काफी हल्की महसूस करने लगी। उसने अपनी बाहें फैलाकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कसकर पकड़ लिया। जीवन से भरी रचनात्मक ऊर्जा और विनाश की डिस्ट्रक्टिव सोच लगातार एक दूसरे से टकरा रही थीं और फिर घुल मिल जा रही थीं। उनकी डिवाइन पावर की तरंगें अब भी आसमान को बैंगनी और हरे रंग की रोशनी से बारी-बारी चमका रही थीं। नीचे लड़ रहे देवताओं में से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस समय गॉड रेल्म के ऊंचे आसमान में यह पति-पत्नी किस हाल में है। गॉड रेल्म में लड़ाइयों का पैमाना आमतौर पर बहुत बड़ा नहीं होता। एक साथ दर्जन भर लेवल 1 गॉड्स का इस तरह टकराना लगभग अनोखी बात थी। गॉड रेल्म में हेवन एंड अर्थ की प्राइमोर्डियल एनर्जी बेहद घनी होती है, इसलिए जीवन रूपों पर दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से भले ही देवता बहुत शक्तिशाली हों, लेकिन गॉड रेल्म में वे बहुत बड़ा विनाश नहीं कर पाते। वल्कन द्वारा किया गया नुकसान सिर्फ कुछ हजार वर्ग मीटर दलदल के जलने तक सीमित था। अगर यह ह्यूमन वर्ल्ड में होता, तो वल्कन की आग कम से कम आधे महाद्वीप को जला देती। इस समय आसमान में लड़ाई बेहद भयानक हो चुकी थी। 7 ओरिजिनल साइन गॉड्स 7 एलिमेंटल गॉड्स के आमने सामने थे और दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी चरम पर थी। जैसा कहा जाता है, दुश्मन सामने आए तो नफरत और बढ़ जाती है। हर कोई एक दूसरे से आमने सामने भिड़ रहा था, लेकिन रोंग नियनबिंग सीधे गॉड ऑफ डैमेज के सामने जा पहुंचा। दोनों पक्ष पूरी ताकत से टकरा गए। गॉड ऑफ डैमेज ने बेहद शानदार आर्मर पहन रखा था और उसके पीछे सिल्वर लाइट व्हील तेजी से चमक रहा था। उसके दोनों हाथों में विशाल हैमर्स थे। हर बार जब वह उन्हें घुमाता, तो आसमान में जोरदार गर्जना गूंज उठती, मानो पूरा आकाश ही उसके वार से टूटने वाला हो। वह जिस तरीके का इस्तेमाल कर रहा था, वह एक बल से 10 लाभ घटाने जैसी शक्ति थी। गॉड ऑफ डैमेज का एक उपनाम टाइटन भी था। शक्ति के मामले में वह डिवाइन रियलम के सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक था। रोंग नियन बिंग की शारीरिक ताकत स्पष्ट रूप से उसकी तुलना में नहीं थी, लेकिन तत्वों पर उसका नियंत्रण अनजाने में गॉड ऑफ डैमेज से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही टाइटन ने अपना हथौड़ा घुमाया, रोंग नियन बिंग की दाहिनी बांह से एक विशाल फायर ड्रैगन निकला। उसके बाद वाटर ड्रैगन, फिर विंड ड्रैगन, अर्थ ड्रैगन, लाइट ड्रैगन, डार्कनेस ड्रैगन और स्पेस ड्रैगन। 7 महान ड्रैगन आपस में उलझते हुए गॉड ऑफ डैमेज को घेरकर लगातार उस पर हमला करने लगे। गॉड ऑफ डैमेज की अपार शक्ति के बावजूद जैसे ही वह एक ग्रेट ड्रैगन को परास्त करता, रोंग नियन बिंग तुरंत ही दूसरा ड्रैगन छोड़ देता। गति के मामले में गॉड ऑफ डैमेज रोंग नियन बिंग का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल अंधाधुंध अपने दोनों हथौड़ों को घुमाता रह गया। अब तक दोनों पक्षों की काफी मात्रा में गॉड पावर खर्च हो चुकी थी। कोई भी शक्तिशाली फर्स्ट लेवल गॉड इतनी कम समय में इस युद्ध को समाप्त नहीं कर सकता था। दूसरे देवताओं की लड़ाइयां भी लगभग इसी तरह चल रही थीं। इस स्तर पर स्किल्स की भूमिका काफी कम हो जाती है। जब तक सी गॉड की अनसर्टेन स्टॉर्म या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की डिस्ट्रक्शन गॉड थंडर जैसी कोई तकनीक न हो जो सीधे दुश्मन को हराने की क्षमता रखती हो। आमतौर पर यहां मुकाबला डिवाइन पावर की सीधी टक्कर का ही होता है। आसमान में डिवाइन पावर रंग बिरंगी रोशनी की तरह चमक रही थी, लेकिन किले की सबसे ऊंचाई पर गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड इस समय बेहद बेचैन थे। खिड़कियां पूरी तरह डिवाइन पावर से ढकी हुई थीं। उन्होंने कई तरीके आजमाए, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। पिछली बार जब वे यहां आए थे, तब सी गॉड ने अपनी शक्ति से उन्हें अंदर पहुंचाया था,
लेकिन अब वे सी गॉड से संपर्क ही नहीं कर पा रहे थे। अब क्या करें? युहाओ। तांग वूतोंग पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसके पिता की ऑरा में बड़ा बदलाव आ चुका था और उसकी चेतना लगातार डगमगा रही थी, जिससे साफ पता चलता था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस हालत में उसके पिता जरूर किसी बड़ी परेशानी में होंगे। अपने पिता को कैसे बचाया जाए, यही सबसे बड़ा सवाल था। ऊपर से मां अभी गर्भवती थी और किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती थी। गॉड ऑफ इमोशंस हल्का हल्का हाँफ रहा था। थोड़ी देर पहले खिड़की की सील तोड़ने की कोशिश में वह काफी डिवाइन पावर खर्च कर चुका था। इस समय खिड़की से अंदर देखने पर भी उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर सब कुछ डिवाइन पावर से प्रभावित था और उसकी बेहद तेज दृष्टि के बावजूद उसे बस परछाइयां ही दिखाई दे रही थीं। अगर वे न देख सकते थे और न ही संपर्क कर सकते थे, तो सी गॉड की मौजूदा स्थिति का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। गॉड ऑफ इमोशंस ने टंग वुतोंग के कंधे पकड़ ली और गंभीर आवाज में कहा, वुतोंग, इस वक्त हमें शांत रहना होगा। हमें घबराना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ससुर और सास की जान को खतरा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। घबराओ मत। जब हम अंदर नहीं जा सकते, तो पहले बाहर की स्थिति को संभालना होगा। तांग वूतोंग ने दांत भींच लिए। अगर उसके साथ गॉड ऑफ इमोशंस न होता, तो शायद वह अपने जज्बातों पर काबू ही न रख पाती। लेकिन अब वह खुद को शांत रखने में कामयाब थी। ठीक है। तांग वूतोंग की आंखों में ठंडक चमक उठी। उसके माता पिता की हालत का कुछ पता नहीं था और वह सच में गुस्से में थी। दोनों ने हाथ बढ़ाकर एक दूसरे को थामा और उनकी आंखों में एक साथ तेज गोल्डन रोशनी चमक उठी। बटरफ्लाई गॉड की पीठ के पीछे रोशनी चमकी और एक जोड़ी शानदार बटरफ्लाई विंग्स फैल गईं। ये साधारण पंख नहीं थे। उनकी सतह पर बारीक स्केल्स की एक परत थी, जो ध्यान से देखने पर ही नजर आती थी। गहरा रॉयल पर्पल रंग, जिसने मिलकर रहस्यमय, शाही और चमकदार पर्पल गोल्ड आभा बना दी थी। पंख फैलते ही बटरफ्लाई गॉड का शरीर भी पर्पल गोल्ड रोशनी से चमकने लगा और उसकी पहले की शांत ऑरा अचानक कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई। उसके सिर के पीछे 5 पर्पल गोल्ड प्रकाश चक्र उभर आए, जो उसके गुलाबी नीले लंबे बालों को ढंकते हुए बेहद सुंदर और चमकदार लग रहे थे। आंखें स्थिर रखते हुए बटरफ्लाई गॉड ने बगल में खड़े गॉड ऑफ इमोशंस की ओर देखा। वह आधी मुड़कर उसके सीने से लग गई और उसकी बाहों में पूरी तरह समा गई। एक ही पल में हवा में एक विशाल पर्पल गोल्ड बटरफ्लाई का प्रकाश और परछाई उभरी। उसके पंखों में हल्के से गहरे पर्पल गोल्ड का अनोखा परिवर्तन दिख रहा था, जो बेहद रहस्यमय था। उसी के साथ एक बेहद भव्य और दबदबे वाली ऑरा चारों ओर फैल गई। लड़ाई में जुटे 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स, 7 एलिमेंटल गॉड, रोंग नियान बींग और गॉड ऑफ डैमेज, सभी एक पल के लिए रुक गए और दूर पीछे स्थित गॉड्स के फॉरबिडन लैंड के कोर कैसल की ओर देखने लगे। जब पर्पल गोल्ड रोशनी प्रकट हुई, तो सभी ने साफ महसूस किया कि वहां से सुप्रीम गॉड से जुड़ी हुई ऑनरा निकल रही थी। एक लेवल 1 गॉड और सुप्रीम गॉड में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन इस समय सुप्रीम गॉड कैसे प्रकट हो सकता था? क्या सी गॉड को मुक्त कर दिया गया था? क्या यह सच में संभव था? आसमान में गॉडेस ऑफ लाइफ के सामने खड़े गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने भी नीचे की ओर नजर डाली। जब उसने बटरफ्लाई गॉड पर खिलती हुई पर्पल गोल्ड रोशनी और परछाई देखी, तो वह भी पल भर के लिए चौंक गया। वे सभी इसलिए चौंक गए थे क्योंकि इस समय टंग वुतोंग के शरीर से साफ तौर पर ऐसी ऑरा निकल रही थी जो केवल सुप्रीम गॉड की ही हो सकती है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह ऑरा बिल्कुल सी गॉड की सांसों जैसी ही थी। हालांकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने सी गॉड को पूरी तरह सील कर रखा था, लेकिन उसके दिल की गहराई में उसे सबसे ज्यादा डर हमेशा सी गॉड से ही लगता था। पूरे गॉड रियल में वास्तव में जो इकलौता उसके सामने खड़ा हो सकता था, वह सी गॉड ही था। गॉडेस ऑफ लाइफ भले ही शक्तिशाली हों, लेकिन एक तो वह उसकी पत्नी थी और दूसरा वह युद्ध में उतनी दक्ष नहीं थी। वहीं सी गॉड के पास गॉड शूरा की विरासत भी थी, जिसे उस समय गॉड रेल्म का सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता था। पहले ड्रैगन गॉड जैसी अत्यंत भयानक सत्ता का सामना भी असल में गॉड शूरा ने ही किया था। अगर शूरा गॉड सामने से ड्रैगन गॉड को न रोकते, तो शायद पूरा गॉड रेल्म ही टूटकर बिखर जाता। अब इस समय जब अचानक उसे सी गॉड या फिर गॉड ऑफ एसुरा जैसी मौजूदगी का एहसास हुआ, तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसके साथ आए बाकी देवता कैसे न डरते। अगर सी गॉड फिर से प्रकट हो जाए और गॉडेस ऑफ लाइफ के साथ मिल जाए, तो यहां 2 सुप्रीम गॉड होंगे। तब कितने भी देवता क्यों न हो, उनका मुकाबला करना असंभव हो जाएगा। मौजूदा गॉड रियलम की स्थिति में वास्तव में केवल 3 ही सच्चे सुप्रीम गॉड हैं,
सी गॉड, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉड ऑफ लाइफ। गुड गॉड और इविल गॉड की नई पीढ़ी अस्थायी देवता है। हालांकि उन्होंने इनहेरिटेंस ले ली है, लेकिन उनकी डिवाइन इनहेरिटेंस अभी पूरी नहीं हुई है। निचले लोक के वे दो गॉड किंग्स जो पुनर्जन्म लेकर गए थे, शायद अभी भी लौट सकते हैं। बेशक यह कहना मुश्किल है कि वे सच में लौटेंगे या नहीं। गॉड रेल्म में उन्होंने अपनी डिवाइन पावर का एक हिस्सा इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें डर था कि नए बने गॉड किंग्स गॉड रेल्म की स्थिति संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए शुद्ध ताकत के मामले में इस समय केवल वही तीन सुप्रीम गॉड के स्तर तक पहुंचे हुए थे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह असंभव है। गॉडेस ऑफ लाइफ के सुंदर चेहरे पर गहन सोच का भाव आ गया। कुछ बातें असंभव लगती हैं, लेकिन वह जो क्रिएशन और लाइफ की प्रभारी हैं, भीतर ही भीतर कुछ समझ चुकी थीं। उसी पल टंग वुतोंग के शरीर पर चमक रही पर्पल गोल्ड रोशनी अचानक फूट पड़ी, लेकिन उसका वास्तविक रूप धुंधला पड़ने लगा और वह पर्पल गोल्ड प्रकाश की धाराओं में बदलकर चुपचाप रूपांतरण करने लगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखों में रोशनी चमकी और वह अनायास ही बोला, मैं समझ गया। बटरफ्लाई गॉड के भीतर सी गॉड की ब्लड लाइन इनहेरिटेंस है। उसने किसी खास तरीके से अपने शरीर में उस ब्लड लाइन की शक्ति को उत्तेजित किया है, जिससे उसकी कुछ क्षमताओं में सुप्रीम गॉड की ऑनरा मिल गई है। लेकिन यह केवल ऑनरा है। ज्यादा से ज्यादा यह उसे थोड़े समय के लिए फर्स्ट लेवल गॉड जितनी कॉम्बैट पावर दे सकती है। यह ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। हम्फ। वह अभी अपनी ही व्याख्या कर ही रहा था कि नीचे की स्थिति फिर से बदल गई। धीरे धीरे प्रकाश के कई सर्कल्स प्रकट हुए और मिलकर हेलोस बन गए। इन हेलोस में से हर एक का रंग अलग था, और जैसे ही कोई हेलो प्रकट होता, वहां मौजूद सभी देवताओं की भावनाओं में हल्का सा बदलाव आ जाता। यह खुशी, गुस्सा, दुख, आनंद, प्रेम, नफरत और घृणा यानी 7 भावनाओं का परिवर्तन था। गॉड ऑफ इमोशंस। हां, वही गॉड ऑफ इमोशंस जो बटरफ्लाई गॉड की पर्पल गोल्ड रोशनी में घिरा हुआ था। बटरफ्लाई गॉड की ऑरा इतनी चौंकाने वाली थी कि सब यह भूल ही गए थे कि उसके पंखों में एक गॉड ऑफ इमोशंस भी मौजूद है। इस समय हेलोस छोड़ने वाला वही गॉड ऑफ इमोशंस था। 7 हेलोस का मतलब होता है फर्स्ट लेवल गॉड। लेकिन क्या सच में सिर्फ 7 ही थे? जब आखिरी सर्कल, जो काले रंग का और ईविल का प्रतीक था, चमका, तभी अचानक एक पर्पल गोल्ड हेलो फूट पड़ा। हां, यह 8वां रिंग था। गॉड ऑफ इमोशंस के पीछे जो लाइट व्हील था, उसमें अब 8वां रिंग भी दिखाई दे रहा था। यह दृश्य पूरी तरह से कल्पना से परे था। कम से कम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर खड़े देवताओं के लिए यह बेहद बुरी खबर थी। पहले ही गॉडेस ऑफ लाइफ के पक्ष में फर्स्ट लेवल गॉड के बराबर एक अस्तित्व मौजूद था, और अब उसकी शक्ति और भी बढ़ चुकी थी। 8 रिंग लाइट व्हील पहले कभी गॉड रेल्म में मौजूद ही नहीं था, लेकिन इस समय वह गॉड ऑफ इमोशंस पर प्रकट हो चुका था। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था गॉड ऑफ इमोशंस के शरीर में हो रहा बदलाव। गॉड ऑफ इमोशंस के शरीर के चारों ओर पर्पल गोल्ड हेलोस की परतें उभर आईं। शुरुआत में ये परतें धागों जैसी थीं, लेकिन पल भर में ही वे सघन होकर सुप्रीम गॉड की गरिमा से भरा एक फुल बॉडी आर्मर बन गई, जिसने गॉड ऑफ इमोशंस को पूरी तरह ढक लिया। यह पर्पल गोल्ड आर्मर स्केल आर्मर जैसा दिखता था। कंधों की आर्मर पतली थीं और बाहर की ओर फैली हुई थीं, कुल 3 परतों में। आखिरी परत नीचे लटकती हुई ऊपर की बांह से सटी हुई थी। चेस्ट आर्मर बेहद मजबूत था और कमर की रक्षा करने वाला हिस्सा स्केल्स के रूप में नीचे तक फैला हुआ था, जो पर्पल गोल्ड रोशनी से चमक रहा था और आंखों को चकाचौंध कर रहा था। पूरा शरीर आर्मर से ढका हुआ था और उसकी पीठ के पीछे विशाल ड्रैगन विंग्स फैल गए थे। गॉड ऑफ इमोशंस के हाथों में एक सुनहरी भाला था, वही गोल्डन ड्रैगन स्पीयर। आसमान की ओर देखते हुए जोरदार गर्जना के साथ गॉड ऑफ इमोशंस की अपनी ऑरा फट पड़ी। उसकी भयानक शक्ति पल भर में तेजी से बढ़ी और वहां मौजूद सभी फर्स्ट लेवल गॉड को पार करते हुए सीधे आसमान में मौजूद 2 सुप्रीम गॉड के स्तर के करीब पहुंच गई। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चेहरा गहरा और बदसूरत हो गया, लेकिन फिर भी वह गॉड ऑफ लाइफ के सामने स्थिर रूप से हवा में लटका रहा, बिना कोई हरकत किए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।